त्यागी। अजय जी, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है? क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, या अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड रहना ठीक रहेगा? देखिए, हमारा व्यू थोड़ा सा कॉशियस है इस वक्त। हमारा ये मानना है कि मार्केट के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वैल्यूएशंस कुछ एवरेज के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मिड और स्मॉल कैप्स खास करके अपने एवरेज स्तरों से कहीं ज्यादा लेवल पे, या हम कह सकते हैं प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, देखिए हमारा हमारा ये मानना है कि आम निवेशक को बाजारों में एक बहुत लंबे समय सीमा को सामने रख के निवेश करना चाहिए। एंड जो है इन्वेस्टिंग इन लम सम या फिर बुकिंग प्रॉफिट्स इन लम सम, इसकी तो हम हिदायत नहीं देते हैं, बिकॉज ये दिस इज इक्वलेंट टू टाइमिंग द मार्केट, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है। बट जरूर कुछ एक क्षेत्रों में और कुछ एक मार्केट सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं चेतावनी के संकेत आ रहे हैं, वहां पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जी। स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स में आपको लग रहा है थोड़ी सी वार्निंग साइंस इस समय दिखने लगी है अजय जी, जहां पर शायद आप भी नया पैसा कमिट ना करें? ओवरऑल अगर हम बात करें पीएसयू क्षेत्र की, तो पीएसयूज के अंदर पिछले 2 से 3 महीनों में कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों ने महसूस किया है। एंड कंपेयर टू द बिजनेस, या फिर उस बिजनेस की ग्रोथ आने वाले सालों में, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उनके स्टॉक प्राइसेस इस स्तर पे जाके ट्रेड करें। तो ओवरऑल पीएसयूज मैं कहूंगा, जिसके अंदर पीएसयू बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें पीएसयू ऑयल एंड गैस कंपनीज भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे थोड़ा ओवर हीटिंग के संकेत हैं जरूर। जहां तक डिफेंस स्टॉक्स की बात है, ये अपने आप में एक मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं वहां पे भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन जरूर हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज के मद्देनजर मैं इनको थोड़ा सा अलग रखूंगा। बट पीएसयू बैंक्स, पीएसयूज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, यहाँ जरूर ओवर हीटिंग के संकेत हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो टिप्पणी है उसमें क्वेश्चन झलकता हुआ। और एक दो स्पेस और सर जिनको आज हम त्यागी साहब जो आज सुर्खियों में है, उसमें ऑटो में टाटा मोटर्स है। हालांकि मैं सेक्टर स्पेसिफिक आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ज़्यादातर स्टॉक्स चाहे वो टू व्हीलर स्पेस के हों, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का सेकेंड हाफ उनको बिलोंग करता है, तो ये शायद लास्ट 2 महीने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। जिस प्रकार के मंथली सेल्स फिगर हैं सर, और जो एक्सपोर्ट मार्केट जो काफ़ी समय से धीमा था, जिस प्रकार से वो ओपन हो रहा है, वहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। आपका ऑटो पे टेक क्या है इस वक्त? देखिए, ऑटो पे हमारा व्यू सकारात्मक है। आई थिंक अगर हम बहुत हाई लेवल पे बात करें, तो सबसे पहला आंकड़ा जो हमारे सामने आता है वो है ऑटो क्षेत्र का पेनिट्रेशन। हम पेनिट्रेशन को ज्यादा करके ऑटो क्षेत्र में कार्स पर 100 पीपल के तौर पे उसका आकलन करते हैं। हिंदुस्तान में वो फिगर इस वक्त है 3 कार्स पर 100 पीपल। इसको आप 3% पेनिट्रेशन भी मान सकते हैं। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें, तो ये आंकड़ा करीबन 15% है। विकसित देशों में ये आंकड़ा 40-50% के करीब है। सो आप ये जरूर इससे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटो क्षेत्र आने वाले कई दशकों के अंदर एक ग्रोथ सेक्टर के सामने के रूप में सामने आएगा, और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेंगी। 2 से 3 कंपनीज ऐसी हैं, जिसमें से मारुति है, हुंडई है, एक आधी कंपनी और है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से अपने ओवरऑल बिजनेस प्लान्स में शामिल किया है। सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जरूर रहेंगी, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द ऑटो सेक्टर इन इंडिया हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। न्यूक्लियस वही रहेगा। और हमें लगता है कि पेनिट्रेशन की वजह से ये मल्टी डेकेड ग्रोथ स्टोरी सामने रहेगी। यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको बाजार के और कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मॉडल्स लॉन्च करते रहने हैं। हो सकता है कि हाइब्रिड्स अगले 5 से 10 साल हिंदुस्तान में अच्छा करें, हो सकता है 10 साल के बाद
प्योर इलेक्ट्रिक्स हिंदुस्तान में अच्छा करें, तो आपको कहीं ना कहीं R&D पे अपना जोर देना है और आपको मार्केट के साथ मूव करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ मूव करना है। जी ओके, तो चलिए ये आपकी राय सेक्टर पर। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब आज, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में हमने वापस एक करेक्शन देखा है लार्ज कैप आईटी में। जी देखिए, आईटी में लॉन्गर टर्म व्यू अगेन हमारा सकारात्मक ही है। मैं इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहता हूं, वो है कि वी आर लिविंग इन एन आईटी एज टुडे। मुझे लगता है ये आईटी एज शायद 20-30 साल पहले कभी शुरू हुई थी, मे बी 80 के दशक में शुरू हुई थी। और एवरी बिजनेस, इंक्लूडिंग जो मैं कॉल आपके सामने अभी कर रहा हूं, एवरी बिजनेस इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय आईटी। आईटी का योगदान हर क्षेत्र में है, हर कंपनी में है, हर इंडिविजुअल की लाइफ में है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज नहीं फोर्सी कर सकते, लेकिन आज के 10 साल में वो बहुत कॉमन चीजें हो जाएंगी, और वो सब टेक्नोलॉजी ही अनेबल कर रहा है। तो आईटी कंपनीज और खासकर सर्विसेज कंपनीज, हमारे देश में ज्यादा करके आईटी कंपनीज सर्विसेज कंपनीज हैं। विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी वेव, इनको कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ में इनको इजाफा मिलता है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, जैसे आज से 7-8 साल या 10 साल पहले क्लाउड हुआ था, फिलहाल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब भी विकसित देशों में खास करके उसका इजाद होता है, उसके बाद सर्विसेज कंपनीज जाके इन टेक्नोलॉजी को अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए मजबूत रहेगी। हम एक आईटी युग के अंदर इस वक्त जी रहे हैं। देखिए, हर 3 महीने में 6 महीने में अप्स एंड डाउन जरूर लगे रहेंगे। मार्केट, जैसा कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कोई भी फैक्टर को लेके प्रभावित हो सकता है, और वो फैक्टर 3-6 महीने के लिए प्राइसेस का रुख एक तरफ या किसी दूसरी तरफ रख सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है हम आईटी क्षेत्र में। जी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी इजाजत हो तो त्यागी साहब, सीएलएसए ने भी इस पर एक डिटेल रिपोर्ट निकाली, कई सारे स्टॉक्स पर थोड़ा सा सेल कॉल दिया है। उसका एक अंश हमारे दर्शकों के सामने भी पेश कर देते हैं। दीपाली हमारे साथ हैं वो डिटेल्स के साथ। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है और टीसीएस एचसीएल टेक की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की है। वहीं विप्रो और एल&टी माइंट्री की सेल रेटिंग को रिटेन किया है। सीएलएसए का मानना है कि नवंबर से लेकर अब तक यानी पिछले 4 महीनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 23% निफ्टी आईटी इंडेक्स चला है और निफ्टी 50 को भी बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स आउट परफॉर्म किया है। और इस तेजी के पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। एक तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि सॉफ्टन हुई है बाय 50 बेसिस पॉइंट, साथ ही हाइपर स्केलर्स की तरफ से जो डिमांड कमेंट्री रही वो इंप्रूव होती हुई दिखी, और एआई को लेकर जो हाइप बना हुआ है, साथ ही एनवीडिया की रैली से भी सपोर्ट मिला है पिछले 4 महीने की तेजी को। हालांकि अब सीएलएसए का मानना यह है कि बैंकिंग, रिटेल या फिर जो टेलीकॉम, जो कि की वर्टिकल्स है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस को लेकर जो आउटलुक है वो 2024 वो 2023 आउटलुक से ज्यादा अलग नहीं है। इसीलिए शायद वो इस रैली पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। सीएलएसए ने एक चीज और हाईलाइट की है, और जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी ग्लोबल आईटी कंपनीज ने कैलेंडर 2024 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जारी किए, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, जेनपैक्ट हो, ग्लोबेंट हो, उन्होंने इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस पर बातचीत नहीं की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए ये गाइडेंस जारी की है, जिस पर सीएलएसए को भरोसा कम है। साथ ही सीएलएसए का मानना यह भी है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी हैं और वो आगे की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। इसीलिए उन्हें डर है कि जो आगे के एस्टिमेट्स होंगे वो डाउनग्रेड हो सकते हैं, जो कि अर्निंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। सीएलएसए का मानना है कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस जब अप्रैल 2024 में ग्रोथ गाइडेंस देंगे, जो कि मिड सिंगल डिजिट में रह सकती है, जो कि एक नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी, और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है। तो क्लियरली एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक डाउनग्रेड आता हुआ सीएलएसए का, और उन स्टॉक्स में दबाव भी बनता दिखाई दिया है। यहाँ से अगर पिवट करें और बैंक्स और एनबीएफसीज की स्पेशली बात करें, त्यागी जी, यहाँ पर आप किस तरह से पोजीशनड है? क्योंकि सरकारी बैंकों में एक बहुत तगड़ा मूव आने की पूरी उम्मीद थी, वो स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। कुछ देर पहले हम वो खबर भी पढ़ रहे थे कि ब्लूमबर्ग दरअसल भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में 2025 से जोड़ने वाला है। इसका भी कुछ इम्पैक्ट ऑफ कोर्स बॉन्ड प्राइसेस पर आगे आएगा, ओवरऑल सरकारी बैंकों के सेंटिमेंट पर आएगा। ये जगह क्या अब एकदम राइप है नई पोजीशंस, नई खरीदारी के लिए?
जी, देखिए हमारा मानना इससे थोड़ा-सा अलग है। हमारा मानना ये है कि जहाँ तक एग्ज़ीक्यूशन की बात है, जहाँ तक सर्विस डिलीवरी की बात है, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कहीं ज़्यादा बेटर पोज़ीशन्ड हैं और मार्केट शेयर गेन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वो जारी रहेगा अभी भी और पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक क्षेत्र के बैंक्स जो है मार्केट शेयर अपना लूज करते रहेंगे। कस्टमर प्रेफरेंस कहीं ना कहीं अगर आप हिंदुस्तान में हर चीज को हम युवा के माध्यम से आकलन करने की कोशिश करते हैं। जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जुड़ना चाहता है। एट द सेम टाइम अगर आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ही ज्यादा जुड़ना चाहता है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत जरूरी है कि आप बहुत बेहतरीन एक टीम खड़ी करें जो बेहतरीन सर्विस दे सके। हमारा ये मानना है कि सर्विस क्वालिटी विल बी बेटर विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देयरफॉर उनका जो है मार्केट शेयर गेन जारी रहेगा। और जहां तक वैल्यूएशंस की बात है, तो जो चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि इस वक्त जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, बाजार अपने एवरेज स्तर से हमारे हिसाब से करीबन 25 से 30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। और उस बाजार फिलहाल जो बाजार है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एवरेज से कहीं ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और मैं समझता हूं कि ये ना केवल बहुत बेहतरीन बैंक्स हैं बल्कि बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत के अंदर, ये जो है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से करीबन 25 से 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत स्पष्ट है और एक तरह से बहुत एक सरल डिसीजन है कि फिलहाल वेल मैनेज बैंक्स जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें जो है एक पॉजिटिव रुख और एक सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। एंड होपफुली लॉन्ग टर्म के अंदर दैट इज अ बेटर बेट। जी ओके त्यागी जी, कभी कभी कोई स्पेस, कोई सेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कॉन्ट्रा कॉल के लिए किसी प्राइस पे बड़ा वाजिब सा लगता है। केमिकल जो कि पोस्ट कोविड सबसे स्ट्रॉन्ग थीम थी, लास्ट एक साल में प्राइस डैमेजेस हुए हैं। इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड की, इंटरेस्ट बर्डन्स बढ़े, अब प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, सप्लाई है ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी चाइना की तरफ से, यूरोप की डिमांड काफ़ी कम। बट ये प्राइस डैमेज जो इन सभी के अगेंस्ट हुआ है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्या आपको वो लेवल पे स्पेस में एंट्री करने के लिए? जी, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको अपनी राय रखूं कि फिलहाल हमें केमिकल स्टॉक्स और केमिकल क्षेत्र कैसा लग रहा है, हमको ये समझना जरूरी है कि 2020 और 21 में ये केमिकल स्टॉक्स एक बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे भी चले गए थे। हालांकि जरूर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग रही है केमिकल जगत में, जिसकी वजह से हमारे निजी केमिकल कंपनीज को जो है एक्सपोर्ट के अंदर दिक्कत आई है पिछले 12 से 18 महीनों में। लेकिन जो ज्यादा बड़ा कारण रहा है इनकी अंडर परफॉर्मेंस का, वो रहा है इनके वेरी हाई वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जरूर करेक्ट हुए हैं। मैं नहीं समझता कि वैल्यूएशन अभी भी प्री 2020 के स्तर पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी काफी करेक्ट हो गए हैं। जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, देखिए चाइना के साथ जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम चाइना प्लस वन के बारे में सुन रहे हैं और चाइना प्लस वन जो है कई क्षेत्रों के अंदर हिंदुस्तान की कंपनियों को बेनिफिट करेगा। उसमें से केमिकल क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चाइना प्लस वन के साथ साथ हम आउट ऑफ चाइना भी एक चीज सुन रहे हैं, जिसका मतलब है कि ना केवल आपको चाइना से बाहर डाइवर्सिफाई करना है, बट कोशिश करके आपको चाइना से कंप्लीटली बाहर भी निकलना है। तो केमिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी बिकॉज ऑफ चाइना के ऊपर जो रिलायंस ग्लोबल कंपनीज अपना कमजोर करेंगी और या फिर अपना कम करेंगी रिलायंस चाइना के ऊपर। तो जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउनसाइड बची हो, लेकिन ओवरऑल हमारा ओपिनियन कंस्ट्रक्टिव है ऑन द केमिकल सेक्टर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे आज बात करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एंट्री